Hello friends. So now today we are discussing मणिपुर क्राइसिस. एज ऑफ यू नो कि मणिपुर में काफ़ी दिनों से वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस की रिपोर्टिंग आ रही है. और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली में इशू जो है इशू है क्या, रीज़न क्या है आखिर मणिपुर में क्या. तो इसको आज हम लोग समझेंगे. हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. तो हम लोग पहले करंट इशू देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. फिर मणिपुर की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि वहाँ के कम्युनिटी कैसे हैं, कौन लोग हैं और कैसे मणिपुर स्टेट फूड तक पहुँचा इंडियन फूड. उसके बाद अभी के सिचुएशन की बेसिस पे क्या पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन है. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की क्वेश्चन, इस इशू के रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप पढ़ें और जानें कि इस स्टेट में एक्चुअली में वो कह रहा है और इसको कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ें, ना कोई आइडियोलॉजी ना कोई अदर व्यू पॉइंट से. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ मणिपुर. और जो आप हम लोग लास्ट में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो इसकी रिलेवेंस समझ में आएगा क्या है. सो मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है और ये बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ. तो यू कैन सी इट हेयर. अगर आप फिजिकल मैप देखें मणिपुर का तो ये इस तरीके से है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये आगे आपको समझ में आएगा क्यों. क्योंकि अगर आप देखें तो मणिपुर में मोस्टली हिली रीजन्स हैं. हिली रीजन्स ही देखने को मिलते हैं. जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे कुछ वैली है, वैली जहाँ पे पॉपुलेशन मेजरली रहती है. तो ज़्यादातर मणिपुर का रीजन हिल्स से घिरा हुआ है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है समझने के लिए कि यहाँ पे किस तरीके से कम्युनिटी और ट्राइब्स रहती हैं. सो नेक्स्ट, मणिपुर की जोग्राफी अगर आप देखा तो मैंने बताया 90% जो वहाँ पे है हिल्स हैं. और हिल्स पे रहने वाली जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है वो कुकी कम्युनिटी है और नागा ट्राइब्स हैं. और कुकी एंड नागा ट्राइब्स हैं. और वैली में मेजरली जो रहते हैं वो मेथी कम्युनिटी. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कुकी एंड नागा ट्राइब्स एंड मेथी. सो मेथीज़ को अभी तक एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है. दे आर नॉट रिकॉग्नाइज एज एसटीज. एंड कुकी एंड नागा एसटी कम्युनिटी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है. तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि हिल्स एरिया में मेजरली कुकी एंड नागा ट्राइब्स रहते हैं और वैली में मेथी रहते हैं. अगर आपको लैंड एरिया के अकॉर्डिंग समझना ज़रूरी होगा कि वैली जो है सिर्फ 10% एरिया में है और हिल्स 90% एरिया में. मतलब मणिपुर के 90% रीजन में कुकी एंड नागा ट्राइब्स रहते हैं और 10% रीजन में मेथी कम्युनिटी रहते हैं. सो इससे आप एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो 28% पॉपुलेशन है वो 90% एरिया में रहती है जो कि हिली है. और 53% पॉपुलेशन जो मेथी की है वो 10% एरिया में रहती है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अगर आप हिस्टोरिकली समझे तो मणिपुर का जो रीजन है उसके उसके जो नेटिव लोग थे, जो वहाँ पे नेटिव तरीके से पहले से रहते आ रहे थे, वो एक्चुअली मेथी लोग ही थे. और इसका रिकॉर्ड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 33 AD का मिलता है जहाँ पे मेथी किंगडम के बारे में जिक्र किया गया है. सो मेथी लोग वहाँ पहले से वैली एरिया में रहते थे और ये काफ़ी डोमिनेंट लोग हुआ करते थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे के आते क्या और शॉर्ट डाउन टू ब्रिटिशर्स जैसे ब्रिटिश लोग आए तो तब तक सिचुएशन ये था कि जो नागा ट्राइब्स हिली रीजन्स में रहते थे उस समय इनिशियली इनके हिली रीजन्स में नागा टाइप होती थी, नागा ट्राइब्स. एंड वैली में मेथी होते थे. और ये लोग वैली रीजन में काफ़ी रेड्स किया करते थे जिनकी वजह से मेथी कम्युनिटी को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था. ये ट्राइबल पीपल थे, अपने लिविंग के लिए, फूड के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए
वैली रीजन में आते थे, उन पर रेड्स करते थे और जिनसे ये काफ़ी परेशान रहा करते थे। जो जब ब्रिटिशर्स लोग आए तो उन्होंने इस रीजन को रिकॉग्नाइज़ किया और वैली रीजन्स को अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए सेफ रखने के लिए उन्होंने म्यांमार रीजन से एक कम्युनिटी थी, क्योंकि कम्युनिटी जो कि वहाँ पे फिज़िकली आप देखोगे ज्योग्राफी में तो कुकी चिन माउंटेन है। कुकी चिन माउंटेन में कुकी पीपल्स रहते थे। वहाँ से इन लोगों को ब्रिटिश लोगों ने लेकर के आए मैती लोगों को नागा रेड से बचाने के लिए। सो हिस्टोरिकली आप देखें तो कुकी लोग वो लोग थे जो मैती लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे नागा लोगों से। सो बाद में डेमोग्राफी चेंज इस तरीके से हुआ कि कुकी और नागा हिल्स में रह गए और मैती कम्युनिटी के लोग वैली में रह गए। उसके बाद 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो मणिपुर भारत का हिस्सा हुआ और उस समय ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन था। 1956 में इसको यूटी का स्टेटस मिला एंड देन 1972 में कंप्लीट स्टेटहुड मिला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इस रीजन में जो भी हिली रीजन में जो ट्राइबल लोग रहते थे, धीरे धीरे उन लोगों ने भी अपने सेपरेट लैंड का डिमांड किया और उसके लिए भी रिवोल्यूशंस होते रहे। लेकिन बाद में नागा कम्युनिटी को अपना एक अलग स्टेट मिला, नागालैंड। बट कुकी लोग अभी भी मणिपुर के हिली रीजन्स में ही रहते थे। सो बाद में इनको एसटी का स्टेटस तो मिल गया, लेकिन उनको सेपरेट लैंड नहीं मिला। सो उनकी रिवोल्यूशन पहले से ही चलती आ रही है इस रीजन में सेपरेट लैंड को लेकर के। सो इस सिचुएशन को अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ये है कि मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अपने कल्चर, अपने रीजन, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करके रखना है, इसलिए उनको एसटी स्टेटस चाहिए। लेकिन कुकी और नागा जो हिल्स रीजन में रहते हैं उनका ये कहना है कि मैती लोग जो ऑलरेडी डोमिनेंट क्लास है, ऑलरेडी हिस्टोरिकली भी रूलिंग क्लास रहा है, उनको एसटी स्टेटस की क्या ज़रूरत है। और इसका इफ़ेक्ट इस चीज़ पे भी पड़ेगा कि जो हिली रीजन्स में कुकी लोग रहते हैं, अगर मैती लोगों को एसटी स्टेटस मिल जाता है तो वो लोग हिल्स रीजन में भी जा सकते हैं, लैंड को बाय और सेल कर सकते हैं, जो कि अभी तक हिल्स रीजन में कम्प्लीटली कुकी और नागा ट्राइब्स का डोमिनेंस है। लेकिन जैसे ही इनको एसटी स्टेटस मिलता है तो मैती लोग भी हिल्स में जा सकते हैं, लैंड सेल एंड बाय कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कुकी लोग इनके एसटी स्टेटस के अगेंस्ट हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैती लोग क्या चाहते हैं और कुकी लोग क्या चाहते हैं। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग हेड कि ये सिचुएशन वायलेंस की तरफ। सबसे पहले अगर आप देखें तो डिमांड तो काफ़ी समय से रहा है मैती कम्युनिटी का कि उनको एसटी का स्टेटस मिले, लेकिन हाल ही में मणिपुर के हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि एसटी स्टेटस के लिए, मैती के एसटी स्टेटस के लिए गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ ये हाई कोर्ट ने कहा था कि कंसिडर करना चाहिए, ना कि ये कहा था कि एसटी स्टेटस दिया जाएगा। और इस चीज़ से इतना ज़्यादा ट्राइबल लोग नाराज़ हुए कि उन्होंने ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च या रैली रखा 3 मई को। तो 3 मई को रैली रखा गया ट्राइबल लोगों के द्वारा, कुकी और नागा और अदर छोटे छोटे जो भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे, अगेंस्ट मैती कम्युनिटी। और इसी मार्च में, इसी सॉलिडारिटी मार्च में, रैली में वायलेंस के इंसिडेंट देखे गए। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि किस कम्युनिटी ने पहले अटैक किया था दूसरे पे, लेकिन यहाँ पे वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए और धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि ये कम्प्लीटली मणिपुर क्राइसिस आज जो हम देख रहे हैं उस हालत तक पहुँच गया जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हार्म हो चुका है। काफ़ी कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटी के काफ़ी लोगों का लाइफ का लॉस हो चुका है। सो
इस सब के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझना होगा कि इससे पहले मणिपुर गवर्नमेंट ने एविक्शन ड्राइव चलाया था। यहाँ पे जो भी मणिपुर का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे काफ़ी इलीगल ऑक्यूपेंट्स देखने को मिला था फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। तो इनको यहाँ से एविक्शन करने के लिए, हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया था। काफ़ी ये भी कंसर्न रहा था जो कि क्योंकि इस एरिया में काफ़ी इलीगल लोग देखने को मिले थे। तो गवर्नमेंट ने इनको हटाने के लिए मिलिट्री और आर्मी का यूज़ किया था, जो कि एक अदर थर्ड रीज़न बना था ट्राइबल लोगों के नाराज़ होने का। लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि गवर्नमेंट ने एविक्शन ड्राइव किया क्यों था। अब अगर समझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स देखने को मिल रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ड्रग ट्रैफिक। मणिपुर में कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग काफ़ी बढ़ रहा है, इसको अगर आप समझे तो आप साउथ ईस्ट एशिया में आपने ड्रग ट्रैफिकिंग में एक चीज़ सुना होगा या फिर पढ़िएगा, वो है गोल्डन ट्रायंगल, जो कि बनता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से, जो कि ड्रग ट्रेड में काफ़ी इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं, जिसमें से म्यांमार का बॉर्डर आपने देखा था कि मणिपुर से लगता है, शेयर करता है मणिपुर बॉर्डर म्यांमार के साथ। सो ये ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये मणिपुर को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा था। और मणिपुर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जैसे कि चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए थे जिसमें मणिपुर में ड्रग रिसीव किया जा रहा था कम्युनिटीज़ के द्वारा, और ये फिर आगे ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन रहा था। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, इसको क्रैकडाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने एविक्शन ड्राइव चलाया था, जिससे भी ट्राइबल लोग काफ़ी नाराज़ थे। सो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ अभी जो वाइल्ड डे मणिपुर क्राइसिस हुआ? देखिए, काफ़ी इम्पैक्ट इस तरीके से हुआ कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 CRPC के तहत लगा रखा है, जिसकी वजह से राइट टू मूव कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इंस्टीट्यूशंस वायलेंस के कंडीशंस बनने की वजह से इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्लोज्ड हैं, तो राइट टू एजुकेशन हैम्पर हुआ है। वायलेंस के इतने इंसिडेंट्स हुआ जिससे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, काफ़ी लोगों की लाइफ जा चुके हैं, 140+ लोग के रिपोर्टेड हैं डेथ्स। इंटरनेट शट डाउन है 3rd 4th 5th मई से ही, जिसकी वजह से राइट टू इंटरनेट हैम्पर हुआ है। इंटरनेट बैन होने से बैंकिंग इफेक्ट हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन, बिजनेस एंड ट्रेड, इंफॉर्मेशन में नहीं मिल रहा। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ा है पॉलिटिकल एंड सोशल। और जहाँ भी इस तरह के वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनता है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो वुमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं। तो इसके भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जहाँ पे वायलेंस दोनों कम्युनिटी के बीच में देखने को मिला है, और इससे वुमेंस और चिल्ड्रन काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। सो ये हम लोगों ने समझा कि एक्चुअली में रीज़न क्या है, मणिपुर में किस तरीके से कंडीशन एक दूसरे को साइमल्टेनियसली बढ़ते गए और वायलेंस की ओर बढ़ते गए। दोनों कम्युनिटीज़ के अपने अपने डिमांड्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ तक कंडीशन पहुँच गया है। सो हम समझेंगे कि इसके बेस्ड कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी तक प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में कितना बार लग चुका है? हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन मणिपुर? आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक 10 बार लग चुका है मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल। लेकिन अगर आप स्टेटहुड मिलने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है कि स्टेटहुड, 1972 में स्टेटहुड मिला था, इसके बाद कितना बार लगा, तो 7 होगा। जब द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ मणिपुर, डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ मणिपुर। सो आसाम बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड भी करता है, बांग्लादेश भी करता है। तो इसमें होगा मेघालय। मेघालय मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। जब द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मणिपुर, इसमें से कौन सा नेशनल पार्क में लोकेटेड है? तो मणिपुर में 2 नेशनल पार्क हैं, केबुल लमजाओ एंड मुरी। तो ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोकतक लेक पे लोकेटेड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोटो में दिखाया था लोकतक लेक का, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में आप देखिएगा, इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। एक और है बैटल ऑफ इम्फॉल कब फॉट किया गया था? तो 1944 में। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, तब इसके अगेंस्ट
ये वॉर हुआ था। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में पूछा जा सकता है। वो है बराक रिवर मणिपुर में, माउंटेन रेंज जो पूर्वांचल रेंज है, हिमालय का एक्सटेंशन है, हाईएस्ट पीक माउंट टेम्पू, हाई लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है चांदपुर। जीआई टैग्स रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट को दिए गए हैं जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और वो आपको जाना ज़रूरी है। एक है कच्चाई लेमन, चखाओ जो कि ब्लैक राइस है, टैमेंगलोंग ऑरेंज, हथई चीनी। तो ये जीआई टैग इम्पोर्टेंट है जो रिसेंट ईयर्स में दिए गए हैं मणिपुर के प्रोडक्ट्स को। राज्यसभा में कितने सीट्स लोकेटेड हैं मणिपुर? तो एक सीट है, और लोकसभा में 2 सीट हैं। हाईकोर्ट का फॉर्म हुआ था 5 मार्च 2013। अभी गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। स्टेट लेजिस्लेचर में कितने सीट्स हैं मणिपुर से? मणिपुर में 60 सीट्स हैं। और कुछ जानना ज़रूरी है कि इस सब कंडीशन जैसे जैसे पढ़ा तो काफ़ी लोगों का ये कहना था कि प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लग रहा, या फिर इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो आपको इसलिए आर्टिकल 356 और 355 को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ। 355 क्या है? ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस का सिचुएशन है, तो यूनियन गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा आर्टिकल 355 कहता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में कहता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये एक बार में 6 मंथ के लिए लगता है, एंड नॉट मोर देन मैक्सिमम जो है 3 ईयर ही लग सकता है। और इसके लिए हर 6 मंथ के एक्सटेंशन के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, पार्लियामेंट से पास कराना होता है। 44th अमेंडमेंट में एक चेंज लाया गया था प्रेसिडेंट रूल को लेकर के कि 1 साल से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। सिर्फ 2 कंडीशन में आप 1 साल से ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लगा हुआ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना हो कि कंडीशन स्टेट में ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कराया जाए। इस दोनों कंडीशन में आप 1 साल से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था। हो सकता है इससे और भी क्वेश्चंस पे बने, सो आप भी कमेंट में करके बताइए कि आप इससे रिलेटेड कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या कुछ नया बताना चाहते हैं। सो ये था मणिपुर क्राइसिस, और ये लोकतक लेक। सो अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि एक्चुअली में मणिपुर में जो हो रहा है वो क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या है। सो सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।